Now this video is for 2021 year, and again we are going to cover the same chapter number 1. So the first question of 1 mark from set A, that is in bracket, whatever it is written, the symbol is or the letter is actually denoting the set number. So from set A, the question was whether electric dipole moment is a vector or scalar quantity. Write its SI unit. Now coming on to the answer of this question, इसमें हमें यहाँ पर देखना है कि इस तरीके से आंसर को किस तरीके लिखेंगे, क्योंकि अभी तक सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यही सब पूछा गया था. अब थोड़ा चेंज हुआ है क्वेश्चन, वेदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी. सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट्री नॉलेज दे दूं तो ये आगे कभी काम आ जाएगा. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये एक ऐसा क्वांटिटी है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करता है. किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करता है. तो ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा. तो एक तो ये सिनेरियो हो गया, पर हमें यहाँ फिलहाल ये नहीं लिखना है. हमें यहाँ सिर्फ बताना है कि ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी है. तो इसका प्रॉपर आंसर होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्यों होगा? क्योंकि अगर तुम फॉर्मूला में जाकर देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है P, इसको इससे डिनोट करते थे Q इंटू 2L. ठीक है, और ये 2L क्या था? वेक्टर क्वांटिटी था. Q स्केलर क्वांटिटी था. तो ये 2L क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिला? इंटर्न वेक्टर क्वांटिटी. और इसका डायरेक्शन क्या होता है? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम, it is always directed from negative to positive charge. Negative to positive charge. तो इस तरीके से हमें से इस आंसर को प्रेजेंट करना है. तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं मेंशन करना था, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बता दिया कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए what is electric dipole moment, तो फिर भी ये आंसर वैलिड रहेगा. So electric dipole moment measures the strength of electric dipole, and actually it is a vector quantity. Its formula is given by P is equals to Q into 2L, and it is always directed from negative to positive charge. तो ये first question cover हो गया हमारा. Now coming on to next, that is whether intensity of electric field is a vector or scalar quantity. Write its SI unit. अब हमें पता है, फिर से अब वेक्टर और स्केलर के बारे में ही पूछा जा रहा है. यहाँ पर हमें पता है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट चार्ज. नाउ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर कैसा हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी and its SI unit is, SI यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम. इट्स SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? इसके लिए हाफ मार्क्स और इसके लिए हाफ मार्क्स. पर बेटर होगा कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हम फॉर्मूला लिख दे, टू बी ऑन द सेफर साइड. तो फॉर्मूला लिखने से क्या है, थोड़ा इंप्रेशन भी जमेगा और एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि हाँ बच्चे को आता है, तो ही विल नॉट dive deep into the answer for the grammar or anything else. So वो आपको marks दे देंगे पूरा. Now next, coming on to set C question, whether electric flux is a vector or scalar quantity, write its SI unit. अब सबसे पहले फिर से हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला लिखने से ही हमें आंसर पता चल जाएगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई से, और इसका फॉर्मूला होता है इट इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, या मतलब दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट के मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका रिजल्ट होता है कांस्टेंट वैल्यू और अ स्केलर क्वांटिटी. तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ
स्केलर क्वांटिटी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके लिए हाफ मार्क्स मिल जाएगा। एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, जैसे ऊपर हमने लिखा न्यूटन पर कूलम, साथ में एरिया मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और साथ में वोल्ट मीटर भी एक इसका यूनिट होता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये हमारे 1 मार्क के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। फिर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे तो देखेंगे कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर से। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज बाय द गॉस लॉ एंड प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये सेट ए बी सी में सेम क्वेश्चन यही रिपीट हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसके लिए हम मानेंगे कि हमारे पास एक रॉड है, या हम इसको थोड़ा बेटर वे पे अप्रोच करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास एक रॉड है जिसको हमने यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज दिया है, मतलब इसको जैसे ही चार्ज दिया ये चार्ज पूरा पॉजिटिवली जाके यूनिफॉर्मली स्टोर हो गया पूरे थ्रू आउट द लेंथ पे। अब हमें यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करना है कुछ दूरी पर, दैट इज पॉइंट पी। और यहाँ से इस रॉड से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास आर। ये हम डेरिवेशन कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है स्पेसिफिकेशन से। तो हम स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। कंसिडर अ लीनियर रॉड having charge uniformly distributed throughout its length. Its length, इसको भी मान लेते हैं, let its length is L। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन हो गया। साथ में आगे कंटिन्यू करेंगे। P is a point at a distance R from the rod। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम है कि हमें गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना होगा। तो गॉसियन सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, इस रॉड के सिमेट्रिकल एक ही गॉसियन सरफेस हो सकता है, दैट इज सिलेंडर। तो यहाँ से हम ये सिलेंडर बना लेंगे। सॉरी, डायग्राम थोड़ा प्रॉपर नहीं बन रहा है, बट हमारा फोकस है आंसर कैसे लिखना है और डेरिवेशंस। तो यहाँ पर हमने सिलेंडर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया कंसिडर करेंगे, इसी स्पॉट पे कंसिडर कर लेते हैं, इजी होगा। अब ये मैंने फिर से एक छोटा सा सरफेस कंसिडर किया जो ऑरेंज कलर से मार्क्ड है। अब इसमें हम करेंगे कि क्या, अब इस स्पॉट का अगर हम नॉर्मल एरिया वेक्टर ले तो ये इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज DS1। अब ये मैंने DS1 क्यों लिया, क्योंकि अब यहाँ 3 सरफेस है। एक तो ये वाला सरफेस है सिलेंडर का जो सर्कुलर इन नेचर है, एक नीचे वाला जो बेस हो गया, और ये एक जो कर्व्ड सरफेस वाला है जो हमने बीच वाला पोर्शन लिया है। तो हम यहाँ पर 3 सरफेसेस से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है। तो यहाँ वाले, अगर ऊपर वाले का मैं सरफेस का नंबरिंग कर दूं 1, बॉटम वाले सरफेस का नंबरिंग कर दूं 3, और इसका अगर मैं कर दूं, सॉरी, इस बॉटम वाले का कर दूं 2 और ये वाले का 3, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। ये DS1 नहीं होगा, अब ये हो जाएगा हमारा DS3। सिमिलरली इस वाले फर्स्ट वाले एरिया से जो नॉर्मल एरिया वेक्टर होगा वो DS1 हो जाएगा, और
सेकंड वाले से हो जाएगा DS2। हमें कुछ नहीं करना, हर बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और हमें देखना है कि एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बन रहा है। अभी ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शंस में होंगे, तो ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में हो गए इस तरीके से, ये यहाँ से इस तरीके से हो गए, यहाँ से इस तरीके से हो गए। अब DS1 और इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमिलरली DS2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। पर DS3 और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री बन रहा है। तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम लिखने जाएंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, phi total will be equal to phi from first surface plus phi from second surface and phi from third surface। तो phi फन को क्या लिख सकते हैं हम, E डॉट DS1। सिमिलरली phi 2 को क्या लिख सकते हैं, E डॉट DS2 प्लस phi 3 को क्या लिख सकते हैं, E डॉट DS3। अब इनके बीच का एंगल हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला को अगर इसको यूज करेंगे तो ये लिखा जाएगा DS1 cos ऑफ थीटा E DS2 cos ऑफ थीटा प्लस E DS3 cos ऑफ थीटा। अब हमें पता है DS1 E के बीच में एंगल 90 डिग्री है, सिमिलरली DS2 और E के बीच में 90 डिग्री है, तो cos 90 0, तो ये दोनों पार्ट 0 हो गया। हमारे पास क्या बचेगा, E DS3 cos ऑफ थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और DS3 के बीच में एंगल 0 डिग्री है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये कितना आ जाएगा, E DS3। या हम यहाँ पर DS3 ना लिखे, अब क्या कर रहे हैं, हम टोटल सरफेस एरिया ही लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर एरिया को मान लेते हैं यहाँ पर एरिया को हम मान लेते हैं S3 डायरेक्ट, ठीक है। तो DS3 मैंने छोटा सा पोर्शन उसमें लिया था, तो DS1 ना लेके DS3 की जगह हम S3 ले लेंगे, और हमारा ये S3 का एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और इसका हो जाएगा 2πRL। अब ये कहाँ से आया, हम मान रही ये जो पूरा रॉड था हमारे लेंथ L का, वो टोटल किसके अंदर एकदम फिट किया हुआ है, सिलेंडर के अंदर, तो सिलेंडर का भी हाइट कितना हो जाएगा, L, दैट इज 2πRH होता है कर्व सरफेस एरिया, तो अब यहाँ पर H की जगह L आ जाएगा। अब हमें पता है कि फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, from Gauss's theorem, phi E is equals to Q upon epsilon naught। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, phi E की जगह पुट कर सकते हैं, या टोटल जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो क्या हो जाएगा, E इंटू 2πRL, और ये हो जाएगा Q अपॉन एप्साइलन नॉट। साथ में अगर हम देखें, अगर हम मान लें कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पर अगर प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि लेट, और एक स्पेसिफिकेशन में ऐड कर देंगे, लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। तो फिर अब यहाँ पर हम Q की जगह क्या लिख सकते हैं, 2πRL, और Q की जगह हो जाएगा लैम्डा इंटू L और अपॉन एप्साइलन नॉट। रीजन लिख देंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q अपॉन L होता है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, लैम्डा L अपॉन 2πRL एप्साइलन नॉट, ये LL कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 2πR एप्साइलन नॉट। देयरफॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लैम्डा इज अपॉन 2πR एप्साइलन नॉट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 2021 ईयर से। नेक्स्ट 2022 और 2023 लाइनअप है, वो भी वीडियोस आपको 1-2 दिनों में रिलीज कर दिया जाएगा। थैंक यू।